स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले से इन चर्चाओं को बल मिला है कि मोदी सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कोई बड़ी पहल करने जा रही है। फिलहाल इस पहल के बारे में अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नेता इस सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी अपेक्षाएं रेखांकित करते हुए ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि अब इस अनुच्छेद की वापसी के कहीं कोई आसार नहीं। वास्तव में इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक भेदभाव परक और अलगाव एवं अन्याय को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद था। यह अनुच्छेद ही कश्मीरी जनता के एक वर्ग और वहां के कुछ नेताओं को यह मिथ्या आभास कराता था कि कश्मीर देश से अलग और विशिष्ट हैसियत रखने वाला क्षेत्र है। अगर यह अनुच्छेद नहीं होता तो शायद वहां अलगाव और आतंक की जमीन भी तैयार नहीं होती। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने का सपना देखने के साथ उस पर अपना दावा जताता था। मोदी सरकार को इसके लिए साधुवाद कि उसने एक झटके में अलगाव का वाहक बने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। कश्मीर को मुख्यधारा में लाने वाले इस साहसिक फैसले के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यह अनुच्छेद अनावश्यक था। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि जब कोई भी उसकी वापसी की जरूरत नहीं जता रहा है, इसका मतलब है कि सभी ने यह मान लिया कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था। इसलिए ऐसी मांग उठना स्वाभाविक है कि उसके राज्य के दर्जे को बहाल किया जाए। इस मांग पर आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही स्थितियां अनुकूल होगी राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। बावजूद इसके यह कहना कठिन है कि हाल फिलहाल ऐसा कुछ होने जा रहा है। अभी तो इसी के आसार हैं कि वहां विधानसभा चुनाव कराने की जमीन तैयार की जाएगी। जिला विकास परिषद चुनाव के बाद इस दिशा में आगे बढ़ा भी जाना चाहिए, लेकिन इसके पहल यह भी आवश्यक है कि वहां परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप किया जिसमें दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को जमानत देते हुए यह कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधि और विरोध प्रदर्शन के बीच फर्क नहीं किया।
यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपितों को जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नजीर न माना जाए और न ही आतंकवाद निरोधक कानून की अनदेखी की जाए विराम। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में कुछ विसंगति दिख रही है विराम। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उससे संबंधित टिप्पणियों से तो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि तीनों आरोपितों को महज विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया, न कि दिल्ली के उन भीषण दंगों को भड़काने के लिए जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे विराम। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यह भी आभास करा रहा था कि मानो उसने आरोपितों को क्लीन चिट दे दी हो। उसके फैसले में यह कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजक भाषण, चक्का जाम जैसे कृत्य असामान्य नहीं कहे जा सकते विराम। निसंदेह यह सब विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है विराम, लेकिन क्या किसी सड़क पर कब्जा कर लाखों लोगों के आवागमन को बाधित करना भी सामान्य कृत्य माना जाएगा विराम। इसी तरह क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काने को भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा माना लिया जाएगा विराम। यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को ही बल मिलेगा विराम। इस पर हैरानी नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली पुलिस ने न केवल असहमति जताई बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह दलील भी दी कि उच्च न्यायालय को जमानत पर फैसला देना था, लेकिन उसने आरोपितों को बाइज्जत बरी करने जैसा काम किया विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी दौरान आतंकवाद निरोधक कानून की व्याख्या भी कर डाली थी विराम। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विरोध के बहाने अतिवाद का परिचय देना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसी कारण अमेरिका ने घरेलू चरमपंथ से निपटने के तौर तरीकों की समीक्षा कर एक नई रणनीति बनाई है विराम। यह ध्यान रहे कि अक्सर अतिवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं विराम। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना एवं आतंकी गतिविधियों से निपटना और कठिन हो जाएगा विराम। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रसाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीएम ने दुनिया की विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण देने के लिए एम योग ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तब योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक